Okay, let's start. Today we are going to study about means of spread. Okay, and last class we have discussed about infectious agent. Clear? तो आप लोग पास बुक होगा, आप लोग उसको पेन कर लीजिए. मीन्स ऑफ स्प्रेड. हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड? इन्फेक्शियस डिजीज कैसे स्प्रेड होता है? Many microbial agent can commonly move from an infected person to someone else in a varieties of ways. क्या कर रहा है? Many microbial agent मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काज करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रोबियल एजेंट. तो many microbial agents can commonly move from an infected person to someone else in a varieties of ways. तो infected person से दूसरे पर्सन में someone else जो कि infected नहीं है, वैराइटीज ऑफ वेस्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. वैराइटीज ऑफ वेस्ट में हवा आ जाएगा, एयर, वाटर, ठीक है, और तमाम तरह के डर्टी फूड. क्लियर? तमाम तरह के इसके वेज हैं जिसकी मदद से ये ट्रांसफर हो सकता है, या फिर किसी एनिमल्स के माध्यम से इन्फेक्टेड, या वेक्टर के माध्यम से. उसमें वेक्टर क्या होता है आगे हम समझेंगे. इन अदर वर्ड्स they can be communicated and so are also called communicable disease. चूंकि क्या हो रहा है? इन्फेक्टेड पर्सन से समवन एल्स में ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज. क्लियर है? कम्युनिकेबल, इसके आप किसी से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, किसी से कांटेक्ट कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन बोलते हैं करना. तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से कोई माइक्रोबियल एजेंट समवन एल्स तक पहुंच जा रहा है, ये भी कम्युनिकेशन ही तो है एक तरह से. इसलिए इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज या ट्रांसफरेबल डिजीज भी नाम देते हैं. इसके हम 3 नाम देते हैं बच्चों. कौन कौन से नाम है? पहली बात चीज जो है हमारे पास क्या है? माइक्रोबियल एजेंट. माइक्रोबियल एजेंट यही होते हैं जो स्प्रेड होते हैं. कैसे स्प्रेड होते हैं? इसका आंसर क्या है? वैराइटीज ऑफ वेज. वैराइटीज ऑफ वेज. क्लियर? माइक्रोबियल एजेंट वैराइटीज ऑफ वेज क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं. ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू someone else. इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? इस वजह से इसको हम नाम देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज या एक और नाम देते हैं ट्रांसफरेबल डिजीज. या हम इसको एक और नाम दे सकते हैं और वो है हमारा, क्या कहते हैं इसको? इन्फेक्शियस डिजीज. दिख रहा है? क्लियर? तो इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज, ट्रांसफरेबल डिजीज या कम्युनिकेबल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांसफर होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, दैट मींस हेल्दी पर्सन. ठीक है? और इसके वैराइटीज ऑफ वेज है, और यही वेज को हम आज पढ़ेंगे. इसमें मींस ऑफ स्प्रेड है टॉपिक. आ जाओ टॉपिक. सच डिजीज काजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर. ये हवा से फैल सकते हैं. दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट thrown out by an infected person who sneezes or coughs. अगर infected person sneeze मतलब छींकता है या कफ खांसता है, तो उससे एयर में ड्रॉपलेट्स के रूप में उसके बॉडी से क्या होगा? वायरस या बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा जो एयर में फ्लोट करेगा, और आसपास सराउंडिंग पर्सन क्या करेंगे? जब ब्रीथ इन करेंगे, इनहेल करेंगे, तो क्या होगा? वो बॉडी के अंदर चला जाएगा. तो कोरोना वायरस भी इसी तरह से स्प्रेड होता है बच्चों. अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, अगर स्नीज या कफ प्रोसेस करता है, तो सराउंडिंग में लोगों को वायरस पहुंच सकता है. बोलते हैं हवा से फैल रहा है, बाय एयर. क्लियर? तो someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infections. इससे माइक्रोब्स को चांस हो सकते हैं न्यू इन्फेक्शंस स्टार्ट करने के लिए.
Example of such disease spread through the air are the common cold, pneumonia and tuberculosis. Tuberculosis को लोग टीबी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड, निमोनिया, इसमें कॉमन कोल्ड ही टाइप का होता है। कोरोना डिजीज को बोले कोविड-19। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? एनी डाउट? इफ एनी डाउट आस्क मी। ये कैसे एयर से स्प्रेड होता है, चीज आपको समझा दिया। आगे देखते हैं। We all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. आप लोग ये बात एक्सपीरियंस किए होगे अपने लाइफ में कि आप किसी ऐसे के बगल में बैठे हो जिसको सर्दी और जुकाम है, तो 1-2 दिन बाद आपको भी सर्दी और जुकाम मतलब कोल्ड एंड कफ हो जाता है। Obviously, the more crowded our living condition are, the more likely it is that such airborne disease will spread. अगर आप बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा होंगे या बीमारी इसी वजह से हुई तो उनके इन्फेक्शन फैलने के प्रोसेस काफी तेज होंगे। ठीक है, आप ज्यादा लोग के बीच में रहते हो, क्राउडेड एरिया है, उनमें किसी एक को भी क्या हो गया, कोल्ड एंड कफ हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शियस डिजीज होने की वजह से क्या होगा, तेजी से इन्फेक्ट करेगा बहुत से लोग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? डिजीज कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। पहला वे क्या था, एयर। दूसरा वे क्या है, वाटर। दिस अकर इन द excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. excreta मतलब होता है मलमूत्र, ठीक है। जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको excreta वर्ड बोलते हैं, जिसका बाहर निकलने का excretion प्रोसेस बोलते हैं, जिसको excreta कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके वाटर या बाई चांस किसी तरह से वो ड्रिंकिंग वाटर से कांटेक्ट हो गया या वाटर पॉल्यूटेड हो गया इन्हीं तरह के पॉल्यूटेड सब्सटेंस की वजह से। ठीक, the cholera carrying microbe will enter a healthy person through the water they drink and cause disease in them. तो जो डर्टी वाटर है, ठीक है, गांव में बहुत से लोग पास फिल्टर की फैसिलिटीज नहीं है या सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, उनको डर्टी वाटर पीना क्या है, मजबूरी है। ऐसे केसेस में चांसेस ज्यादा होते हैं उन लोगों को कोलेरा हो जाए। Clear? Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. इस तरह के डिजीज वहां ज्यादा स्प्रेड करेंगे जहां पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं अवेलेबल है। सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? कहीं लीकेज हो जाए या उसके अंदर कोई गंदगी मिल जाए तो इसकी वजह से डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट, यानी 2 चीजों ने पढ़ लिया, क्या क्या हमने देख लिया, एक बार उसको रिकैप करते हैं कि जो वेज है, वैरायटीज ऑफ वेज जिसकी हम बात कर रहे थे, वैरायटीज ऑफ वेज की जो पहला वेज हमको मिला वो क्या है, एयर, और जो दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो क्या है, वाटर। एयर से क्या हो सकता है स्प्रेड, कॉमन कोल्ड, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस यानी निमोनिया, ऐसा यस, निमोनिया। वाटर से क्या होगा, वाटर से आपको कॉलेरा, ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड फीवर, जो सैल्मोनेला टाइफस होगा। अब थर्ड चीज आते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एसटीडी। इसका फुल फॉर्म होता है, एसटीडी का फुल फॉर्म किसी को पता है बच्चों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, यानी सेक्सुअल एक्ट की वजह से भी क्या हो सकता है, डिजीज ट्रांसफर हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता बच्चों? यस सर, नो, रिप्लाई करो समथिंग। आप लोग क्लास कर भी रहे हो कि बस अटैच होके चले गए? ओके, नित्यम, रितिका और मनीष, सुन रहे हो तुम लोग?
यस सर। यस सर। ठीक, और बाकी सब ठीक लोग कहाँ सर। चले गए? मैसेज नहीं देखे क्या सर व्हाट्सएप? लिंक जाता है कोई ग्रुप में आए ना तब क्या? चलो कोई नहीं, इसको नहीं पढ़ना होगा उसको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ा सकता है। ठीक यस है, सर। चलो तुम यस लोग सर, पढ़ाई आगे करो। पढ़ाइए। The sexual act is one of the closest physical contact to two people. The contact two people can have with each other. सेक्सुअल एक्ट क्या है? वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट होता है बॉडी का। नॉट सरप्राइजिंग, देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर। अब क्वेश्चन है व्हाट इज सिफिलिस, व्हाट इज एड्स, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है सिफिलिस। ठीक, सिफिलिस। और दूसरा मोस्ट फेमस है एड्स। आप लोग को पता होगा एड्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? एड्स डे सेलिब्रेशन, एनी आइडिया? 1 दिसंबर। एड्स पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिफिलिस का स्टार्टर समझते हैं। ये क्या होता है? एक तरह का स्किन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ठीक है, इसमें वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर में हो सकता है। अगर एक पार्टनर को जेनाइटल एरिया में कोई इन्फेक्शन है, ठीक, हो सकता है सिफिलिस की वजह से हो, तो वो ट्रांसफर हो सकता है नेक्स्ट पार्टनर में भी। इसमें क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक में इरिटेशन होता है, ठीक है, जलन हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकते हैं? घाव हो सकते हैं एक तरह से। लेकिन एड्स एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है जो कि वायरस से होता है। इस वायरस से होता है, इसका नाम HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है और एड्स का भी फुल फॉर्म होता है, जो आप लोग को लर्न होना चाहिए। HIV का फुल फॉर्म कोई मुझे बताओ? ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो एक सेकेंड, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप लोग नोट करके लर्न कर लीजिएगा। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स हैपन इन द केस ऑफ एड्स। इसमें देखो होता है क्या बच्चों, जो वायरस है HIV, वो हमारे बॉडी में कहाँ अटैक करता है? हर एक वायरस और हर एक बैक्टीरिया को जो अटैकिंग साइट है वो स्पेसिफिक होता है। ये अटैक करता है हमारे लिम्फोसाइट पे। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट हमारे WBC से मिलकर बना होता है, और WBC क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, इम्यूनिटी सिस्टम। क्लियर? यानी HIV हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे ही डायरेक्ट अटैक करता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के इन्फेक्शन से बचाता है। समझा रही है? अब इससे होगा क्या? अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगेगा बिकॉज ऑफ HIV वायरस अटैक, तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने से वो डिजीज होगा नहीं। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी काज है, वीकनिंग ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी काज। अगर हमको कोई दूसरा इन्फेक्शियस एजेंट अफेक्ट करता है, जैसे कि वो चाहे कॉमन कोल्ड का हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस का हो, चाहे कॉलेरा, टाइफाइड, कुछ भी हो, अब वीक इम्यूनिटी सिस्टम हमारी है तो हमको बीमारी हो जाएगी। और एक बीमारी नहीं होगी, जितने भी हमको इन्फेक्शियस एजेंट अफेक्ट करेंगे हमको सारी बीमारी हो जाएगी, और उनको हम ठीक नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ही कमजोर है। हम कितना भी मेडिसिन लें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं होगा बिकॉज ऑफ वेरी पुअर इम्यूनिटी सिस्टम। जिससे हमको क्या होगा? ढेर सारी डिजीज, मल्टीपल डिजीज हो जाएंगे। हमको इसका रिजल्टेड क्या होगा? वीक इम्यूनिटी सिस्टम, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, जिससे क्या होगा हमारा? हमको चांसेस हो जाएंगे मल्टीपल डिजीज होने के, चांसेस टू हैव मेनी डिजीज, मेनी डिजीज। मेनी डिजीज होने का मतलब इसी को सिंड्रोम बोलते हैं।
आपको एक बीमारी नहीं है, एक से ज्यादा बीमारी है, इसको मल्टीपल डिजीज या मेनी डिजीज या समटाइम्स सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं। इसी वजह से एड्स का पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़े। एड्स स्प्रेड किन किन मीन्स से होता है? एड्स स्प्रेड होता है, पहला होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट। दूसरा होता है ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड आप कह सकते हो। अगर किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा है और उसको HIV पेशेंट का ब्लड चढ़ा दिया जाए, मतलब पता जांच न किया हो डॉक्टर कि देने वाले का ब्लड में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है और चढ़ा दे, तो उसको इससे हो सकता है। दूसरा चीज होता है इन्फेक्टेड सिरिंज। बेटा इन्फेक्टेड सिरिंज कहा जाता है ना कि अगर किसी को इंजेक्शन लगाया जा रहा है किसी पेशेंट्स को, तो उस इंजेक्शन को हम लोग को दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। या आप अपने आप को इंजेक्शन लगवा रहे हो, कोई मेडिसिन आपको लगाया जा रहा है, तो आप ये चेक करो कि वो न्यू सिरिंज है कि नहीं। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंगल यूज सिरिंज, सिंगल यूज सिरिंज। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट आ गया सिंगल यूज सिरिंज। एंड थर्ड है इन्फेक्टेड ब्लेड, इन्फेक्टेड ब्लेड। आप लोग बार्बर शॉप पे जाते होंगे बाल कटाने के लिए, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है कि उन लोग लास्ट में ब्लेड से क्लियर करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं बाल में। तो जो ब्लेड यूज करते हैं रेजर में, आपको हर बार देखना, ये ध्यान देना है कि ब्लेड आपके आंखों के सामने वो नया ब्लेड लगाए। हो सकता है कि जो लास्ट वन का उन्होंने जो बाल बनाया ब्लेड की मदद से, तो इन्फेक्टेड पर्सन हो। बार्बर को तो पता नहीं है, आपको पता है, कोई गारंटी नहीं कि किसको आज के समय में क्या इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वो उसमें आप बार्बर इतनी प्रिकॉशंस करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कट जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हल्का सा कट हो गया, हल्का सा ब्लड लग गया, वो हल्का सा ब्लड लग गया और आपको भी उसने हल्का सा कट कर दिया, ठीक है? तो ब्लड का हल्का सा मिक्सिंग होना वो HIV वायरस को अपने बॉडी के अंदर एंटर करा सकता है, ठीक है? एंड लास्ट फोर्थ चीज है कि अगर कोई मदर है, कोई वुमेन है जो प्रेग्नेंट है और उसको HIV वायरस है, एड्स की प्रॉब्लम है और वो प्रेग्नेंट है, उस केस में क्या होगा, उसके जो होने वाला बेबीज है, क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, मदर के ब्लड से, और ब्लड ही इन्फेक्टेड है, तो उससे क्या होगा, जो बेबी होने वाला है उसको भी HIV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। यानी फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, इन्फेक्टेड मदर टू बेबी। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? नो सर। समझ में आया अच्छे से? चलो और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। The sexual act is one of the closest physical contact two people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. ठीक? However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. Casual physical contact क्या होता है बच्चों? हैंड शेकिंग, आप किसी से हाथ मिला रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ठीक है? ये कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट है। इससे किसी एड्स पेशेंट के साथ आप बातचीत करोगे, उससे हैंड शेकिंग करोगे, तो या आप उससे गले लगोगे, इससे आपको डिजीज नहीं फैलेगा। तो हम लोग 1 दिसंबर को एड्स डे इसलिए मनाते हैं ताकि कोई एड्स पेशेंट है तो उसके साथ हमको हैट्रेड की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, उससे बातचीत कर सकते हैं। अब आप इतना डरे हुए होगे कि इन्फेक्शन हो सकता है, बातचीत करने से या नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट से वो क्या होगा, स्प्रेड नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, इस चीज को ऐड कर सकते हो कि यदि कोई एड्स पेशेंट है तो आप उसके जूठे चीज को नहीं खाएं, उसके जूठा पानी ना पिए ग्लास में। हो सकता है उसके माउथ में जो सलाइवा है उससे आपको होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड से आपको हो सकता है, बाकी और किसी चीज से नहीं होगा। तो ये बोला कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट इंक्लूडिंग हैंड शेक्स और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी ऑफ अदर वे इन व्हिच वी टच ईच अदर सोशली। अगर हम दूसरे को सोशली टच करते हैं तो उस केस में ये डिजीज स्प्रेड नहीं होगा। अदर देन द सेक्सुअल कांटेक्ट, द वायरस कॉजिंग एड्स HIV can also spread through the blood to blood contact with the infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding. Breastfeeding मतलब
स्तनपान, मदर इन्फेक्टेड मदर है वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो वो भी बॉडी फ्लूइड है, मिल्क भी, वहां से भी बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, यहां तक मैंने समझाया ही था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। We live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infecting agent from a sick person to another potential host. देखो होस्ट का मतलब आप लोग मैंने बताया था कि नहीं लास्ट क्लास में, व्हाट मींस होस्ट? टेल मी एनीबॉडी, होस्ट का मतलब आप लोग क्या समझते हो? यस नो? नहीं पता है तो मैं बताऊं फिर? सर नहीं पता है, बता दीजिए। गेस्ट तो जानते हो बच्चों, गेस्ट मेहमान, गेस्ट तो Yes, सुने होंगे sir. ना। तो Yes, गेस्ट sir. का अपोजिट होस्ट होता है। गेस्ट वो होता है जो आपके यहाँ कोई मेहमान आया तो गेस्ट है, लेकिन आप गेस्ट के लिए होस्ट हो, जो आप उनका वेलकम करोगे। क्लियर? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गेस्ट मतलब अतिथि और होस्ट मतलब जो कि उसको वेलकम करे। बात क्लियर है? तो जो वायरस या बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर रहा है वो वायरस हमारे लिए जो गेस्ट के समान है। ऐसा गेस्ट जिसको हम बुलाना नहीं चाहते हैं, वायरस बैक्टीरिया को अपने बॉडी में बुलाना नहीं चाहते, लेकिन फिर वो आ जाता है, बिना बुलाए मेहमान की तरह होते हैं। लेकिन वायरस बैक्टीरिया के लिए हम क्या है? होस्ट है। यहाँ पे वर्ड है पोटेंशियल होस्ट। बात क्लियर है? तो वायरस बैक्टीरिया के लिए हम लोग क्या है? होस्ट है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा, उसको बोलेगा वो पोटेंशियल होस्ट है वायरस का या बैक्टीरिया का। समझ आ रहा है? ऐसा नो? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। These animals are thus the intermediaries and are called vectors. तो जो वेक्टर होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? वो डिजीज को कैरी करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। डिजीज को क्या करते हैं? उस वायरस बैक्टीरिया क्या करते हैं? कैरी करने का काम करते हैं। उनको खुद में डिजीज नहीं होगा। वेक्टर को खुद से बीमारी, आपने सुना है मच्छर को बुखार हो गया, ऐसा कोई सुना है? मॉस्किटो को भी बुखार होता है? नो लेकिन सर। मॉस्किटो अगर किसी ऐसे पर्सन को कट करता है जिसको मलेरिया है, तो उस मलेरिया उसके ब्लड के माध्यम से, जो मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा, लेकिन मॉस्किटो के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा, वहां पे वो रुका रहेगा। जब वो नेक्स्ट पर्सन को कट करने के लिए मॉस्किटो जाएगा तो पहले अपना सलाइवा ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कराता है। जब सलाइवा अपना पहले इजेक्ट करेगा, जो मॉस्किटो का ब्लड सक करने से पहले सलाइवा ह्यूमन बॉडी के अंदर इजेक्ट करता है। जैसे वो सलाइवा को इजेक्ट करेगा तो क्या होगा? तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा, फिर उसके बाद वो ब्लड सक करने की कोशिश करेगा। ठीक, इससे क्या होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या चला गया? प्लाज्मोडियम का ट्रांसफर हो गया। प्लाज्मोडियम मॉस्किटो को कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे बॉडी में आके हमारे आरबीसी पे या लिवर पे अटैक करेगा। इतनी बात क्लियर है? इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मॉस्किटोज हो जाएंगे, हाउस फ्लाई हो जाएंगे, ठीक है, या रैबिड एनिमल मतलब इन्फेक्टेड डॉग जिसके पास रेबीज वायरस होता है, जिसको पागल कुत्ता बोलते हैं ना, उस टाइप का कुत्ता। यदि कोई भी आपको कुत्ता काट लेगा, डॉग, तो आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है टू अवॉइड फर्दर रेबीज इन्फेक्शन। ठीक, या पेट एनिमल को भी लगा दिया जाता है, पालतू जानवर को भी, ठीक है, उसको रेबीज न हो जाए, क्योंकि पालतू जानवर उसके चांसेस गलती से अपने मालिक को काट ले, बाई चांस ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नोन आर मॉस्किटोज। सबसे कॉमन वेक्टर क्या है? मॉस्किटोज, हम लोग जानते हैं। इन मेनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज द फीमेल्स नीड हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड in the form of blood in order to be able to lay mature egg. देखो मॉस्किटो में भी फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करने के लिए आती है। मेल मॉस्किटो अपनी जान का खतरा नहीं लेगा, लेकिन फीमेल मॉस्किटो ये डेंजर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चों के लिए, एग्स के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन ब्लड से बेटर उसको कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा नहीं। Mosquito feed on many warm-blooded animals
including us. In this way, they can transfer disease from person to person. वो केवल हम ही लोग को नहीं करता है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल को करता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, किसी को पता है? What is warm blooded animal? ठीक, रिप्लाई नहीं एनीबॉडी? नो सर। बताओ वार्म ब्लडेड एनिमल क्या है? नहीं पता। हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? नाम से आपको लग रहा है? ब्लड एनिमल। हाँ, वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या हम लोग का खून गर्म है? वार्म मतलब गर्म होना होता है। यस सर, गर्म रहता है ना। अच्छा देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वार्म ब्लडेड एनिमल का जो ब्लड होगा वो गर्म ही रहेगा। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब ये होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हम लोग की बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, while cold blooded animal are unable to maintain their body temperature। कुछ मछलियां होती हैं aquatic fishes या most of the aquatic fishes are cold blooded animal, क्योंकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। जो वाटर का टेम्परेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग वो उनका टेम्परेचर रहेगा। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जितने भी मैमल्स होते हैं, चाहे वो काऊ हो, बैफेलो, जो सब एनिमल्स का अलग अलग बॉडी टेम्परेचर होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स का 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर ठंडी का मौसम आएगा तो हम लोग के अंदर क्या होगा, शिवरिंग करने लगोगे। शिवरिंग करोगे तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में क्या होगा, पसीने आते हैं, स्वेटिंग, ताकि बॉडी टेम्परेचर क्या हो, डाउन हो जाए। और कहाँ तक पहुंच जाए, 37 डिग्री सेल्सियस। ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। जो मस्कीटो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल को टारगेट करते हैं, ठीक है। वो एक्वेटिक एनिमल्स को टारगेट तो करेंगे नहीं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो उनको ब्लड चाहिए, और किसका ब्लड चाहिए, वार्म ब्लडेड एनिमल का, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि उनके अंडों के लिए जरूरी होते हैं।